नमस्कार, स्वागत है बच्चों सभी का साइंस की इस क्लास में। तो आशा करता हूँ सब मज़े में होंगे। ठीक है, अच्छी तरह से तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो एक बार सारे ऑडियो वीडियो चेक करो, सब कुछ ओके है तो जय हिंद लिखो, क्लास की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ तक हमने कल कर लिया था, लास्ट ये वाला क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, तो एक बार बताओ सभी, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, मानव कोशिका की कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर था 46। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने ये बताया था तुम्हें, एक बार मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ। मैंने तुम्हें कल ये बताया था कि भाई हमारी जो नॉर्मल कोशिकाएं होती है ना, कायिक कोशिकाओं का क्या मतलब था? जो हमारी काया, शरीर का निर्माण करेंगी। ठीक है, शरीर का निर्माण करेंगी, काया का निर्माण करेंगी। तो इनके अंदर तो 46 गुण होते हैं। 46 गुण होते हैं, 23 माता से मिले, 23 पिता से। लेकिन जो जनन कोशिकाएं होती हैं, पुरुषों के अंदर जनन कोशिका क्या होती है? शुक्राणु। पुरुषों के अंदर जनन कोशिका क्या होती है? शुक्राणु, हिंदी में कहते हैं स्पर्म सेल। महिलाओं के अंदर जनन कोशिका क्या होती है सर? अंडाणु होती है। ठीक है, तो ये जीवन का आधार है, ये बातें तो बिल्कुल पता होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो शुक्राणु कोशिका जो होती है वो पुरुषों की जनन कोशिका होती है, कुछ ऐसी होती है, पूंछ होती है इसके। अंडाणु कोशिका कुछ ऐसी होती है। तो इसके अंदर शुक्राणु कोशिका के अंदर केवल 23 गुण होते हैं पुरुषों पुरुषों के। अंडाणु कोशिका के अंदर भी 23 गुण होते हैं केवल महिला महिला के। और जब ये शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिकाएं दोनों आपस में मिलेंगी तो एक नई कोशिका बनेगी, जिसे हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट, ये पहली कोशिका होती है, इससे ही जीवन का विकास होता है। तो इसमें 23 गुण माता से आ जाते हैं, 23 पिता से। तो इस जाइगोट के अंदर 46 गुण हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना। कलर तो सही है, ओके दिख रहा है। ठीक है भाई, विजिबिलिटी देखो, कोई दिक्कत है क्या कलर में? ठीक है, ये लाल रंग कम मुझे छोड़ेगा, एक मिनट में देख लूँ। कलर में किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो जरूर मैं चेंज कर दूंगा। सही दिख रहा है? ठीक है, चलो एक आधे को क्या पता गुलाबी रंग से थोड़ा ये लाइट पिंक रंग है, एक आधे का दिल टूट रहा हो, क्या पता गुलाबी रंग से दिक्कत हो। तो फिर मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, कबूतरी। कित्थे चली बन के कबूतरी। ठीक है, तो इसका आंसर 46 है। बात समझ गए? अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। तो 46 आंसर है। तो अगर तुमसे कभी जो ये अपनी शुक्राणु कोशिकाएं हैं ना पुरुषों के अंदर, ये कलर ठीक है देखो, कबूतरी, शुक्राणु कोशिकाएं हैं, इनके अंदर केवल 23 गुण हैं। इसी प्रकार महिलाओं के अंदर जो अंडाणु कोशिकाएं हैं, इनके अंदर भी 23 ही गुण हैं। तो जिन कोशिकाओं के अंदर आधे गुण होते हैं, आधे तो गुण हुए, टोटल 46 गुण थे, आधे आधे हैं, तो इनको हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। कई बार देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हैप्लॉइड सेल का उदाहरण बताओ, कौन सी हैप्लॉइड सेल है? हैप्लॉइड का मतलब जिसके अंदर आधे गुण हो। और हिंदी में कहते हैं इसको समगुणित कोशिका। हिंदी में क्या कहते हैं? समगुणित। तो हैप्लॉइड या समगुणित पूछे तो शुक्राणु और अंडाणु है, इनके अंदर 23 23 गुण होते हैं। बाकी जो कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, उनके अंदर 46 46 गुण होते हैं। 46 गुण का मतलब 23 जोड़े। ठीक है, तो ये कबूतरी कलर मेरे ख्याल से बच्चों को पसंद आ रहा है। ठीक है, आगे देखो, एलोसोम क्या होते हैं? एलोसोम। ठीक है, एलोसोम क्या होता है? कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग होते हैं, पादप हार्मोन होते हैं, एलील होते हैं, या लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो एलोसोम किसको कहते हैं? एलोसोम बताओ भाई, एलोसोम। एलोसोम किसको कहते हैं? और तुम्हारे अंदर कौन से एलोसोम है? आंसर करो। इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाएं। अर्पणा कह रही, बिल्कुल अर्पणा, दोनों में समझा दूंगा मैं। ठीक है, टेंशन मत लो। डी, तो देखो क्या होता है, एलोसोम कहते हैं बच्चों, सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम कहते हैं, लिंग गुणसूत्रों को एलोसोम कहते हैं। तो अब सारी बात मैं यहां तुम्हें समझाता हूं। गुणसूत्र होते हैं बच्चों क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रोमोसोम को हम गुणसूत्र कहते हैं भाई। ठीक है, गुणसूत्र को कहते हैं क्रोमोसोम। दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक होते हैं भाई साधारण गुणसूत्र, साधारण गुणसूत्र, और इन साधारण गुणसूत्रों को इंग्लिश में हम कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं भाई साधारण गुणसूत्र को। ठीक है, साधारण गुणसूत्र क्या होते हैं बच्चों? ऑटोसोम्स होते हैं। साधारण गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम्स। दूसरी प्रकार के गुणसूत्र होते हैं बच्चों जनन गुणसूत्र, जनन गुणसूत्र। ठीक है, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं बच्चों एलोसोम। तो एलोसोम कहते हैं जनन गुणसूत्रों को। अब कहानी समझो,
अगर तुमसे पूछे भाई गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी। अब ये 23 जोड़ी दो भागों में डिवाइड है बच्चों। जो ऑटोसोम्स होते हैं, साधारण गुणसूत्र होते हैं, ये 22 जोड़ी होते हैं। ये 22 जोड़ी जो होते हैं बच्चों, 22 पेयर होते हैं, मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं। लेकिन जो ये जनन गुणसूत्र है, ये 23वां जोड़ा होता है, यानी एक जोड़ा होता है इसका, एक जोड़ा। ये पुरुष और महिला में अलग अलग होता है। अब 3 क्वेश्चन बन गए। तुमसे पूछे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी होती है। तुमसे पूछे भाई ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो 22 जोड़ी, यानी साधारण गुणसूत्र 22 जोड़ी। और आपसे पूछे एलोसोम यानी जनन गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी। और ये जो एक जोड़ी है, ये तुम्हें ये भी पता है कि मेल के अंदर तो ये एक जोड़ी होती है XY, और फीमेल के अंदर ये जो एक जोड़ी होती है फीमेल के अंदर, ये क्या होती है, XX होती है। ये सारी बातें हैं भाई। बात बताओ यहां तक ओके है या नहीं है? हेलो सुरजीत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब तुम्हें गुणसूत्र पूछेगा तो तुम ध्यान से देख लेना, तुमसे क्रोमोसोम पूछ रहा है या साधारण गुणसूत्र पूछ रहा है या एलोसोम पूछ रहा है, कौन से वाले पूछ रहा है, उसके हिसाब से आंसर देना। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने ये बच्चों। तो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, अपने को बातें बतानी है। ओके है ना? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अधिसंख्य जीवों में अनुवांशिक जीन पदार्थ डीएनए होता है। अधिसंख्य वायरसों और जीवाणुओं में अनुवांशिक जीन पदार्थ आरएनए होता है। सभी वायरस में अनुवांशिक जीन पदार्थ डीएनए होता है। सभी वायरसों में अनुवांशिक जीन पदार्थ आरएनए होता है। तो कौन सी बात सही है? तो यहां से बच्चों जो बात सही है, बताओ क्या ऑप्शन सही कहते हो तुम? राम राम विनोद, बताओ कौन सी बात सही कह रहे हो तुम? ठीक है, तो यहां भी हम एक बात समझेंगे, यहां भी हम एक बात समझना चाहते हैं। तो इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर जो सही है वो है पहला भाई। अधिकांश जीवों में अनुवांशिक जीन पदार्थ डीएनए होता है। अधिकांश जीवों में अनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो क्या होता है बच्चों? डीएनए होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो पहली वाली बात हमारी क्या है? सही है बच्चों। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, एक बात समझना। ठीक है, तो अधिकांश जो जीव होते हैं उनमें जो जीन पदार्थ होता है वो डीएनए होते हैं। तो यहां पे एक बात देखो तुम, यहां पे एक चीजें देखो। जितने भी सजीव पदार्थ होते हैं, जितने भी सजीव पदार्थ होते हैं, जितने भी सजीव पदार्थ हैं भाई, उनके अंदर मेन चीज है डीएनए। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। सभी सजीव पदार्थों में डीएनए पाया जाता है। केवल इसका एक्सेप्शनल है वायरस। वायरस दो प्रकार के होते हैं बच्चों। जो वायरस है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। वायरस दो प्रकार के, बाकी सभी सजीव पदार्थों के अंदर डीएनए होगा। और डीएनए ही अनुवांशिक गुणों का निर्धारण करता है, यानी डीएनए डिसाइड करता है माता पिता के कौन से गुण संतान के अंदर जाएंगे। ये कौन निर्धारित करेगा? डीएनए करेगा। तो सभी जीवों के अंदर डीएनए होता है, केवल कुछ जीवों को छोड़कर, ठीक है, कुछ जीवों को छोड़कर सभी जीवों के अंदर डीएनए होगा। अब जो वायरस होते हैं बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं वायरस। एक वायरस ऐसा होता है जिनके अंदर डीएनए होता है भाई। ठीक है, वायरस दो प्रकार के होते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर डीएनए होता है, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं उनके अंदर डीएनए नहीं होता। तो कुछ वायरसों को छोड़कर बाकी सभी के अंदर डीएनए होता है। तो कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जिनके अंदर डीएनए नहीं होता। उन वायरसों को हम रेट्रो वायरस कहते हैं बच्चों, रेट्रो वायरस। तो वायरस दो प्रकार के होते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर डीएनए होता है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर डीएनए नहीं होता। तो जिन वायरसों के अंदर डीएनए नहीं होता, उनके अंदर अनुवांशिक गुणों का निर्धारण कौन करेगा? उनके अंदर आरएनए करेगा। यानी उनके अंदर आरएनए डिसाइड करेगा कौन से गुण अगली पीढ़ी में जाएंगे। ऐसे वायरसों को कहेंगे रेट्रो वायरस। अगर मैं रेट्रो वायरस के उदाहरण बताऊं तो मैं तुमसे कहे भाई रेट्रो वायरस कौन कौन से हैं, तो एक जो एड्स का वायरस होता है, HIV पॉजिटिव, ये एक रेट्रो वायरस है। और रिसेंटली कुछ सालों से चल रहा कोरोना वायरस, कोविड-19 जो अपना वायरस है कोरोना वाला, वो भी एक रेट्रो वायरस है। तो एड्स का वायरस है HIV पॉजिटिव, कोरोना का वायरस है कोविड-19। ये दोनों ऐसे वायरस है जिनके अंदर डीएनए नहीं है। ठीक है, तो वायरस को छोड़कर बाकी सभी जीवों में डीएनए होता है। अब वायरस भी ऐसे नहीं है कि सभी वायरसों में डीएनए नहीं है। वायरस भी दो प्रकार के हैं, एक डीएनए वाले वायरस, एक बिना डीएनए वाले वायरस। और बिना डीएनए वाले वायरस हैं उनको कहते हैं रेट्रो वायरस। अब जो बिना डीएनए वाले वायरस हैं, इनके अंदर अनुवांशिक गुणों का निर्धारण कौन करता है सर? इनके अंदर अनुवांशिक गुणों का निर्धारण कौन करेगा? इनके अंदर अनुवांशिक गुणों का निर्धारण करेगा आरएनए। तो इनके अंदर जो आरएनए होता है वो डिसाइड करेगा कि कौन से गुण
माता पिता के अंदर जाएंगे तो अनुवांशिक गुणों का निर्धारण इनके अंदर कौन करेगा? आरएनए करेगा, आरएनए करेगा। इतनी बात समझ पा रहे हो तुम? तो अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर, तुम इस हिसाब पे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो अब। ठीक है, तो अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, अधिकांश में डीएनए होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। अधिकांश जीवों में क्या होता है? डीएनए होता है। अब दूसरी बात देखो, अधिकांश वायरसों में डीएनए होता है, तो कोई जरूरी नहीं है अधिकांश में आरएनए होगा, कुछ में आरएनए होगा, कुछ में डीएनए होगा। तो दूसरी बात तो आपकी गलत होगी, अधिकांश में आरएनए होता है ये कह रहा है। ठीक है, तो पहली बात इसकी सही थी, पहली बात क्या थी? सही थी। बात समझ गए तुम? अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। तो वायरस, वायरस ही ऐसे जीव हैं जिनके अंदर डीएनए नहीं हो सकता। कुछ वायरस होते हैं लेकिन सारे नहीं, कुछ। इस क्वेश्चन को देखो जरा, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सभी को पता है। हाँ, कंप्यूटर की क्लास भी लेता हूं मैं। ठीक है, मेरे ख्याल से कंप्यूटर की अपन ने कितनी क्लास ली? 8-9 क्लास तो होगी होंगी कंप्यूटर की, जहाँ कुछ में मैंने क्वेश्चन कराए हैं, कुछ में थ्योरी कराई है। तो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको। हाँ, कार्ल बेंडा ने दिया था, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कार्ल बेंडा ने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? कार्ल बेंडा ने दिया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया सभी को पता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति घर, पावर हाउस कहते हैं ना, क्योंकि ये कोशिका को क्या करता है बच्चों? शक्ति प्रदान करता है, तो पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या होता है? बेलनाकार होता है। तो कुछ ऐसी आकृति होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बेलनाकार होता है, और इसकी अंदर की लेयर जो होती है वो जिगजैग होती है, 2 लेयर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले, ठीक है, अल्टमैन नामक व्यक्ति ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अल्टमैन ने खोजा था माइटोकॉन्ड्रिया। तो अल्टमैन ने खोजा भाई, खोजा किसने? अल्टमैन ने। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, लेकिन अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था बायोप्लास्ट। तो शुरू में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम था बायोप्लास्ट भाई, शुरू में क्या नाम था माइटोकॉन्ड्रिया का? बायोप्लास्ट। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम है ये किसने दिया? कार्ल बेंडा ने दिया। तो कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, हालांकि खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों? बेलनाकार होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बच्चों ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है, और इस ऑक्सी श्वसन की क्रिया के द्वारा ही हमें एटीपी में ऊर्जा मिलती है। तो ऑक्सी श्वसन की जो क्रिया होती है, जिसे हम इंग्लिश में एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो अभी भी हमारे शरीर के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने बच्चों, वो है ये। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग कार्ल बेंडा ने किया था, खोज की थी अल्टमैन ने इसकी। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है। अब क्लोरोफिल के बारे में सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्लोरोफिल को डैश के द्वारा पृथक और नामित किया गया। क्लोरोफिल को किसने अलग और नाम दिया था भाई? यस सर, तो इसका आंसर बी बता दिया। तो केवेंतो और पेलेटियर, ये 2 बंदे थे, ये दोनों ही आ जाएंगे भाई, केवेंतो और पेलेटियर। तो केवेंतो और पेलेटियर, इन्होंने क्लोरोफिल की खोज की थी और पृथक किया था, मतलब क्लोरोफिल को हम अलग भी कर सकते हैं पौधे से। ठीक है, अब क्लोरोफिल सभी को पता है भाई क्या होता है। जो हरे पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के अंदर, हरे पौधे जो होते हैं भाई, हरे पौधे, हरे पौधे, हरे पौधे की पत्तियों के अंदर एक लवक पाया जाता है। ठीक है, एक लवक पाया जाता है जिसे हम हरित लवक कहते हैं, हरे रंग का लवक होता है, हरित लवक कहते हैं, हरित लवक। ठीक है,
क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है हरे पौधों की पत्तियों में। तो हरे पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है, इस क्लोरोफिल के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो क्लोरोफिल के अंदर होती है। अब क्लोरोफिल नहीं होगा तो हरे पौधे क्या करेंगे, अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो जिन भी पौधों के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना भोजन नहीं बना सकते, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर। तो सूरज के प्रकाश के अंदर सूरज का जो प्रकाश है वो 7 रंगों से बना होता है। इनमें से पौधे लाल, हरा और बैंगनी, केवल इन 3 रंगों का यूज करते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई सूरज के प्रकाश से पौधे कौन कौन से रंग को यूज करते हैं, तो केवल इन 3 रंगों का यूज करते हैं पौधे, सारे रंग यूज नहीं करते, लाल, हरा, बैंगनी, ठीक है। हाँ, इनकी वजह से हरा कलर है। और पौधे जो होते हैं वो सारे रंग यूज नहीं करते, लाल, हरा, बैंगनी 3 ही रंग चाहिए पौधों को। पौधों को सबसे ज्यादा लाल रंग चाहिए भाई, सूरज के प्रकाश से सबसे ज्यादा रंग कौन सा चाहिए पौधों को, लाल। तो लाल रंग में सबसे बढ़िया होता है पौधों के लिए। अगर बीजों का अंकुरण लाल रंग के प्रकाश में किया जाए तो वो बहुत जल्दी अंकुरित होंगे। हाँ, कुछ चीज की तो होगी संडे को, सारी तो नहीं होंगी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट की संडे को भी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो केवेंतु और पैलेटियर, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है, इसका आंसर बताओ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो कोशिका के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो कोशिका का सिद्धांत क्या है भाई, ठीक है। कोशिका का सिद्धांत 2 व्यक्तियों ने दिया था, ठीक है। थोड़ा सा मैं तुम्हें कोशिका का सिद्धांत भी बता दूं। जितनी बातें मैं बता रहा हूं सारी तुम्हें ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रख लोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत 2 व्यक्तियों ने दिया था, ठीक है। तो शॉर्ट में इनके नाम याद रखना, सेल्डन और स्वान। सेल्डन और स्वान, ये 2 व्यक्ति थे, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत इन 2 व्यक्तियों ने दिया था। इन्होंने क्या कहा, कोशिका के सिद्धांत में इन 2 व्यक्तियों ने क्या कहा, इन्होंने पहली बात की कि सारे सजीव पदार्थ कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, सारे सजीव पदार्थ किससे मिलकर बने हुए हैं, सारे सजीव पदार्थ कोशिका से बने हुए हैं। एक तो इन्होंने ये बात की भाई, ठीक है। कोशिका के सिद्धांत में पहली बात ये कही गई है कि सारे सजीव पदार्थ कोशिका से बने गए हैं। दूसरी बात ये की गई है कि सारी कोशिकाओं में सेल वॉल होती है। ये बात गलत है, सारी कोशिकाओं में सेल वॉल होती है। इन्होंने कहा था कोशिका के सिद्धांत में सारी कोशिकाओं में क्या होती है, सारी कोशिकाओं में सेल वॉल होती है, सारी कोशिकाओं में सेल वॉल होती है, ये कहा गया भाई। तो इन 2 व्यक्तियों ने कोशिका का सिद्धांत दिया था, सेल्डन और स्वान ने। इन्होंने कहा सारे के सारे पदार्थ, सजीव पदार्थ कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा सारी कोशिकाओं में सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन बाद में हमें ये पता चला कि पौधों की कोशिका में ही सेल वॉल होती है। तो कोशिका का सिद्धांत इन 2 व्यक्तियों ने दिया था, पूरी तरह से कुछ गलतियां थी इसमें। तो अब ये कह रहा है कौन सा ऐसा जीव है जो कोशिका के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। ऐसा जीव है बच्चों वायरस, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि वायरस ना तो सजीव है ना ही निर्जीव है, इसके अंदर सजीव और निर्जीव दोनों के गुण हैं। तो कोशिका के सिद्धांत का ये पालन नहीं करता, ठीक है। कोशिका का सिद्धांत क्या कहता है कि केवल सारे सजीव पदार्थों के अंदर कोशिका होती है, लेकिन वायरस पूरी तरह से सजीव नहीं है, ठीक है। तो एक ये कोशिका का सिद्धांत है। एक और कोशिका का सिद्धांत है जिसे आधुनिक कोशिका का सिद्धांत कहते हैं बच्चों, आधुनिक कोशिका का सिद्धांत। तो कभी तुमसे ये पूछ ले आधुनिक कोशिका का सिद्धांत, आधुनिक कोशिका का सिद्धांत, ठीक है। तो आधुनिक कोशिका का सिद्धांत, आधुनिक कोशिका का सिद्धांत एक व्यक्ति ने दिया था जिनका नाम था विर्चो, ठीक है। बिरच जाया करता छोटी छोटी बातों पे, तो विर्चो नाम था, विर्चो। तो विर्चो ने आधुनिक कोशिकाओं का कोशिका का सिद्धांत दिया, ठीक है। कई होते हैं ना बच्चों को चिढ़ा दो तो वे बिरच जाया करे, विर्चो नाम था, विर्चो। तो इसने आधुनिक कोशिका का सिद्धांत दिया। आधुनिक कोशिका का सिद्धांत क्या कहता है कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनेगी। ये सिद्धांत केवल इतना कहता है कि अगर आपको नई कोशिका चाहिए ना, नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनेगी, नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनेगी। सिंपल सी बात है ये तो,
ठीक है, पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनेगी। भाई नया इंसान पुराने इंसान से बनेगा, जब पुराना इंसान ही तो नए इंसान को जन्म देगा। ये तो है नहीं बंदर से इंसान बन जाए, कुत्ते से इंसान बन जाए, बिल्ली से इंसान बन जाए, ठीक है, गाय से इंसान बन जाए, तो यही काम है। तो विर्चो ने तो दिया है आधुनिक कोशिका का सिद्धांत। कई बार तुमसे ये भी पूछेगा नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, ये बात किसने बताई थी? विर्चो ने बताई थी। या ये बात किस सिद्धांत में दी गई है? आधुनिक कोशिका का सिद्धांत। सारी बात समझ आ गई। लेकिन जो ये वायरस है ये कोशिका के सिद्धांत के अनुसार नहीं है, क्योंकि निर्जीव और सजीव दोनों के गुण हैं इसके अंदर। लेकिन कोशिका का सिद्धांत केवल सजीव पदार्थों पर लागू होता है, लेकिन ये पूरी तरह से सजीव नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने ये बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। हाँ, कंप्यूटर की क्लास भी होगी। ठीक है, खाली स्थान वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी क्रियाएं होती हैं। तो श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी क्रियाएं होती है। तो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आंसर आ जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया ढूंढ लो तुम। तो श्वसन की क्रिया और ऊर्जा उत्पादन का कार्य किसके अंदर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने बात क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहते हैं भाई। ऑक्सी श्वसन भी कह सकते हो तुम, वायुवीय श्वसन भी कह सकते हो। और जब वायुवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है तो उससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? शक्ति घर कहते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? शक्ति घर कहते हैं भाई। ठीक है, तो ए आंसर आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारी क्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है वो है ये, इसका बताओ आंसर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो संयोजी उत्तक के अंदर आपके पास आ जाती है भाई हड्डी आ जाती है, उपास्थि आ जाती है, खून आ जाता है, लिम्फ आ जाता है, एडिपोज टिश्यू आ जाते हैं। तो बहुत सारे संयोजी उत्तक होते हैं। तो कह रहा है कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? वसामय उत्तक नहीं है, अस्थि नहीं है, हृदय की मांसपेशियां नहीं है, परिओत्तर उत्तक नहीं है। तो इनमें से तुमने सारे उत्तकों के नाम सुने होंगे। जो ये वसामय उत्तक होते हैं बच्चों, ये एडिपोज उत्तक होते हैं। इनका काम क्या है? ये वसामय उत्तक, इनका काम है फैट को स्टोर करना। ठीक है, इनका काम क्या है? फैट को स्टोर करना। फैट को ये स्टोर करते हैं, फैट को ये स्टोर करते हैं। तो अपने पेट जैसे हम बहुत सारी चीजें खा लें तो मोटापे से अपना पेट मोटा हो जाता है, तो अपने पेट के अंदर एडिपोज उत्तक है। इसी प्रकार तुमने खागड़ या ऊंट का कुब्बड़ देखा होगा, ऐसा खागड़ का या ऊंट का, तो ये भी एडिपोज उत्तक का उदाहरण है। तो ये तो हमारे पास क्या है बच्चों? संयोजी उत्तक हैं। अपने को बताना है कौन सा नहीं है। इसी प्रकार हड्डी भी संयोजी उत्तक के अंदर आती है, लेकिन हृदय की जो पेशियां हैं ये संयोजी उत्तक के अंदर नहीं आती। तो सर हृदय की मांसपेशियां मुझे बताना, तो इनको हम कार्डिक टिश्यू कहते हैं भाई। हृदय वालों को हम क्या कहते हैं? कार्डिक टिश्यू कहते हैं। तो हृदय आपके क्या आ जाएंगे? कार्डिक टिश्यू है ये। और ये हमारे किसके अंदर आएंगे? पेशीय उत्तक के अंदर आएंगे बच्चों। तो हृदय की जो कोशिकाएं उत्तक हैं वो पेशीय उत्तक है, मस्कुलर टिश्यू के अंदर आता है हृदय। तो हृदय आपका कैसा उत्तक है? मस्कुलर टिश्यू है। तो हृदय आंसर आएगा। एक इसमें परिओत्तर उत्तक, पेरिओस्टिल टिश्यू लिखा है, तो ये हड्डियों के ऊपर पाए जाते हैं। ये टिश्यू हड्डियों के ऊपर की परत बनाते हैं ये वाले। ठीक है, तो इसका आंसर तीसरा आ गया, सी। हाँ, तो हृदय कौन से उत्तक का उदाहरण है बच्चों? मस्कुलर टिश्यू है हमारा हार्ट। और मस्कुलर टिश्यू भी फिर अलग प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित, कार्डिक। तो कार्डिक है इसका आंसर। ये क्वेश्चन देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होता है? तो आसान सा क्वेश्चन आ गया। कह रहा है ऐसा कौन सा कोशिका का अंग है जो केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है?
तो सभी को पता है दो तीन चीज है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, एक तो सेल वॉल हो गए, एक प्लास्टिड हो गए। तो सेल वॉल और प्लास्टिड में से आंसर आ जाएगा, तो सेल वॉल ऑप्शन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन देखो। हाँ, बी बिल्कुल सही है भाई, पिछले क्वेश्चन का आंसर। अंतः प्रद्रव्य जालिका की सतह पर खालिस्तान की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। बताओ भाई, कह रहा भाई जो परद्रव्य जालिका होती है, प्रद्रव्य जालिका अपनी, वो किसके कारण खुरदरी होती है? तो तुमने सुना होगा दो प्रकार की प्रद्रव्य जालिका होती है, एक चिकनी प्रद्रव्य जालिका और एक खुरदरी प्रद्रव्य जालिका। और जो खुरदरी प्रद्रव्य जालिका है ना, खुरदरी किसके कारण है ये पूछ रहा है तुमसे। बताओ क्या कहा तुमने, गोल्जी बॉडी, लवक, लयनकाय, ठीक है, या राइबोसोम? बताओ भाई, इंग्लिश में इनके नाम सही नहीं लिख रखे हैं, हिंदी में देखो, गोल्जी बॉडी, लवक, लयनकाय, राइबोसोम। तो तुमने पढ़ा होगा। हाँ, डी जो बता रहे हैं, डी बिल्कुल सही आंसर है। तो जो ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम पाए जाते हैं बच्चों प्रद्रव्य जालिका के ऊपर, प्रद्रव्य जालिका के ऊपर। तो अपना ये केंद्रक है भाई, केंद्रक, ये कोशिका का केंद्रक है, थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया केंद्रक। और केंद्रक के चारों तरफ प्रद्रव्य जालिका है, केंद्रक के चारों तरफ क्या है, प्रद्रव्य जालिका, ये ऐसे है। और प्रद्रव्य जालिका के ऊपर, प्रद्रव्य जालिका के ऊपर कुछ हिस्से के ऊपर आपको क्या मिलेंगे, गोलाकार दाने दाने मिलेंगे भाई, ग्रैंडुअल स्ट्रक्चर मिलेगी। तो इन गोल दानों को जो प्रद्रव्य जालिका पे पाए जाते हैं, इनको कहते हैं राइबोसोम भाई। आप कहोगे सर इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं राइबोसोम। और जिस प्रद्रव्य जालिका के ऊपर ये राइबोसोम पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं खुरदरी प्रद्रव्य जालिका, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इनके ऊपर दाने दाने दिखेंगे। तो राइबोसोम आंसर आ गया। अब जो ये राइबोसोम है ना बच्चों, राइबोसोम, इस राइबोसोम के ऊपर भी बहुत सारी बातें बनती हैं भाई। इस राइबोसोम को इसे क्या कहते हैं, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं भाई। किसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री? राइबोसोम को, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करती है। तो प्रोटीन फैक्ट्री कोशिका की राइबोसोम है। राइबोसोम का मेन काम है प्रोटीन बनाना। और जो ये राइबोसोम है, इसकी खोज बच्चों, किसकी खोज? राइबोसोम की खोज पैलिड नामक व्यक्ति ने की थी। तो राइबोसोम को पैलिड पार्टिकल भी कहते हैं, पैलिड पार्टिकल, पैलिड पार्टिकल, ठीक है, पैलिड पार्टिकल। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? जीई पैलिड ने की थी। तो इसीलिए इसे पैलिड पार्टिकल भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री, पैलिड पार्टिकल, राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम किसके ऊपर पाया जाता है? खुरदरी प्रद्रव्य जालिका के ऊपर पाया जाता है। लेकिन राइबोसोम कोशिका के केंद्र के अंदर बनता है। हाँ, पैलिड पार्टिकल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि पैलिड नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया राइबोसोम, यानी चौथे वाला आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को देखो। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? नमस्कार, सभी का स्वागत है। साइलेंस क्वीन कह रही है मे आई कम इन। बिल्कुल भाई, ठीक है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो चलो भाई, कोशिकाओं का समूह सभी को पता है, उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है बच्चों? उत्तक कहलाता है, उत्तक। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के उत्तक है। तो एक बार बताओ मुझे, अपना जो रक्त है, रक्त, रक्त का मतलब खून, रक्त कौन सा उत्तक है? एक बार कमेंट करके बताना। ये जो ब्लड है, ये कौन सा उत्तक है? रक्त कौन सा उत्तक है?
तो कोशिकाओं का समूह। देखो एक और बात दिख रही है, एक विशेष कार्य करने वाले है। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ना एक जैसा काम करती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक। और तुम्हें यह भी पता है उत्तकों का जो अध्ययन होता है बच्चों, हिस्टोलॉजी होता है। उत्तकों का अध्ययन क्या होता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी होता है उत्तकों का अध्ययन। बिल्कुल रेलवे के लिए भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश की क्लास के लिए दीपक सर से बात करो, कराएंगे वो, क्लास क्यों नहीं कराएंगे। बहुत बढ़िया। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तो रक्त कैसा उत्तक है? कई बार पूछा जाता है। तरल संयोजी उत्तक भाई, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक है हमारा रक्त, तो रक्त भी उत्तक है भाई। ठीक है, तो जब कोशिकाएं मिलकर, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जब एक जैसा काम करना शुरू कर दें तो फिर उन्हें उत्तक कहते हैं भाई। ठीक है, इंसान भी जब बहुत सारे मिलकर एक जैसा काम करेंगे तो फिर उनके अलग अलग नाम है। जैसे बहुत सारे बच्चे मिलकर पढ़ाई का काम करना शुरू कर दें तो उन्हें स्टूडेंट कहते हैं। जब बहुत सारे व्यक्ति मिलकर आंदोलन करना शुरू कर दें फिर उन्हें क्रांतिकारी या आंदोलनकारी कहते हैं। तो अकेला बंदा उतनी एफिशिएंटली, उतनी ज़्यादा काम नहीं कर सकता जितना ग्रुप के अंदर पावर होती है। ठीक है, उत्तक। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने ये, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? बताओ भाई, कितने प्रकार के उत्तक होते हैं पौधों में? तो एकता में बल है। तो जब बहुत सारी, चाहे कितनी भी छोटी चीजें हैं, जब बहुत सारी मिल जाएं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। देखो रेत और सीमेंट का बिल्कुल छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो कितने बड़े बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कर देते हैं और पावरफुल तरीके से उसे जोड़े रखते हैं। तो एकता में बल है। इसीलिए जो अपने बड़े बुजुर्ग थे ना पहले जमाने में, वो कहते थे भाई अपना क्या होना चाहिए, संयुक्त परिवार पे जोर देते थे कि एक साथ रहना अपने को। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, संयुक्त परिवार में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होने लगी तो लोग फिर अलग अलग रहना शुरू कर दिया। तो आज भी गांव में देखो जो इकट्ठे रहते होंगे ना, तो लोग उनसे डरते हैं क्योंकि एकता में बल है। तो दो का बता रहे हैं सभी बच्चे। तो पौधों के उत्तक दो ही प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, नाम और बता दो इन दो प्रकार के उत्तकों के नाम, और बताना कमेंट करके। सर एक तो होते हैं मैरिस्टेमिक, ठीक है, जिन्हें हम विभज्योतकी भी कहते हैं। विभज्योतकी, विभज्योतकी उत्तक। और दूसरे होते हैं बच्चों स्थायी उत्तक। दूसरे होते हैं स्थायी उत्तक जिन्हें हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं, परमानेंट। ठीक है, ये दो ही प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं पौधों के अंदर। इनमें फर्क ये है, एक के अंदर सेल ना, ये जाइलम फ्लोएम तो अलग है, जाइलम फ्लोएम तो इसके पार्ट हैं परमानेंट के। तो मुख्य रूप से ये दो प्रकार के उत्तक होते हैं, मैरिस्टेमिक या मैरिस्मेटिक या परमानेंट। फर्क ये होता है इन दोनों में। इनमें अगर फर्क भी बताऊं ना मैं तुम्हें क्या फर्क होता है, तो फर्क ये होता है जो ये पहले वाले उत्तक हैं विभज्योतकी उत्तक, इनके अंदर सेल डिवीजन होता है भाई। इनके अंदर सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, और इनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता। ये दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं बच्चों किसके अंदर? पौधों के अंदर। तो पौधों के अंदर दो ही प्रकार के उत्तक होते हैं। और क्या फर्क है, एक में सेल डिवीजन होगा और एक में सेल डिवीजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वो है बच्चों ये, दो आंसर आ गया इसका। ठीक है, दो। अगला क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? भैया आपको ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग जीवों के, और आपसे पूछ रहा है कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती। युगलिना में नहीं होती, पैरामीशियम में नहीं होती, ठीक है, गोन्यूलेक्स में नहीं होती, माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। तो तुमने सुना होगा जो ये माइकोप्लाज्मा है, इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है और इसी के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती। तो माइकोप्लाज्मा की और क्या विशेषता है? सबसे छोटी कोशिका है भैया, सबसे छोटी कोशिका, आधे माइक्रोन से भी कम आकार होता है इसका, सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, सबसे छोटी कोशिका।
और इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का आंसर है, चौथा भाई, बाकियों के अंदर होती है। माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है बात ये, हाँ ओके है ना ये भी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वो है ये, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गर्भी कहा जाता है? तो मेरे ख्याल से सभी को ये पता होगा, ठीक है, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में गलत लिखा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल कई बार हम पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों ये, माइटोकॉन्ड्रिया था इसका आंसर, ठीक है, इंग्लिश में गलत टाइप हो रखा था ये। इस क्वेश्चन को बताओ भाई, दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता? तो दांत और हड्डियों के लिए, दांत और हड्डियां तीन दोनों एक ही प्रकार की चीजों से मिलकर बनी होती हैं भाई, चाहे अपने दांत हो चाहे अपनी हड्डी हो, ये दोनों, दांत भी और हड्डी भी, ठीक है, ये किस किस के बने होते हैं? एक तो होता है सर इनमें कैल्शियम, एक होता है सर फॉस्फोरस, और एक होता है बच्चों तीसरा प्रोटीन। इन तीनों चीजों से मिलकर बने होते हैं अपने दांत और हड्डी, ठीक है। और कैल्शियम जो होता है वो दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, तो कैल्शियम आंसर आ जाएगा बच्चों, कैल्शियम आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो ये फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन टूथपेस्ट के अंदर होता है, ये फ्लोरीन टूथपेस्ट के अंदर होता है, दांतों की सफाई के लिए मिलाया जाता है टूथपेस्ट में, ठीक है। हालांकि ये फ्लोरीन काफ़ी खतरनाक चीज़ है, इसे कैंसर भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत टूथपेस्ट के अंदर मिलाता है भैया। तो फ्लोरीन अगर ज़्यादा मात्रा में व्यक्ति टूथपेस्ट में मिला दे तो उसके दांत खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो ए आंसर आएगा। तो कैल्शियम की वजह से हमारे दांत और हड्डियां क्या हो जाते हैं बच्चों? मजबूत हो जाते हैं, दांत और हड्डियां। चलो दांत से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताओ, ठीक है, दांत से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसे बताओ कि जो दूध के दांत होते हैं ना, दूध के दांत, ठीक है, जो दूध के दांत हैं, दूध आपने पढ़ा होगा दांत चार प्रकार के होते हैं, तो दूध के दांत में कौन से दांत नहीं आते? दूध के दांत में कौन से दांत नहीं आते? दूध के दांत में नहीं होते भाई, कौन से दांत बताना। दूध के जो दांत आते हैं उनमें से कौन से दांत नहीं होते, बताओ किसको पता है? तो जो अपने दूध के दांत हैं उनमें कौन से दांत नहीं आते? चार प्रकार के दांत है ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मैं पतंजलि का कोलगेट, देखो कोलगेट तो लगभग सारे एक ही प्रकार के हैं, तो पतंजलि का करते हो तो ये अच्छी बात है क्योंकि तो अपने देश का है, तो जो पैसा कमाएंगे पतंजलि वाला अपने देश में रहेगा, विदेशी प्रोडक्ट से बढ़िया है पतंजलि का, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, देखो पुराने जमाने में तो टूथपेस्ट था ही नहीं, ये राजा महाराजा थे, ये कैसे अपने दांतों को साफ करते थे? क्या ये नीम की दातुन करते थे या किक्कर की, या उनके पास कोई और पेस्ट था? तो दूध के दांतों में कौन से नहीं आते? मोलर कह रहे हो? हाँ परीमोलर आंसर आएगा, ठीक है, परीमोलर नहीं आते भाई दूध के दांतों में, परीमोलर नहीं आते। तो दूध के दांतों में कौन से दांत नहीं आते? परीमोलर। परीमोलर को हिंदी में कहते हैं अग्र चवर्णक, तो ये अग्र चवर्णक जो होते हैं वो दूध के दांतों में नहीं आते, दूध के दांत केवल 20 ही होते हैं, तो ये वाले नहीं आते भाई, परीमोलर नहीं आते, याद रखना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने ये, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ, परीमोलर ओके है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है? कह रही हैं भाई जो पुरानी हो गई लाल रक्त कणिकाएं या जो डैमेज हो गई है वो कहाँ पे नष्ट होंगी। यानी सीधी सीधी बात कह रहा है, क्वेश्चन को सिंपल समझाऊं, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पे नष्ट होती है? नष्ट का मतलब मरेंगी कहाँ पे? नष्ट हो गई तो मर गई, यानी लाल रक्त कणिकाओं की नष्ट की जगह तुम ये समझो मृत्यु कहाँ होती है। ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु कहाँ होती है। और जहां पे क्या एक्सप्लेन करूं, बता, दूध वाले दांत वाला एक्सप्लेन करूं क्या? देखो क्या होता है, कोई बात नहीं, दांत वाला एक्सप्लेन कर देता हूं तुम्हारे लिए। देखो, दांत वाला क्वेश्चन ये था ना। हाँ, देखो, तो जो दांत अपने चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो ICPM, ICPM ये चार प्रकार के दांत हैं। मैंने प्रधानमंत्री देखा, इसको लाइन को याद रखना। आई का मतलब है इंसीजर, आई का मतलब है इंसीजर, और सी का मतलब है कैनाइन, सी का मतलब है कैनाइन, और पी का मतलब है परीमोलर, परीमोलर, और एम का मतलब है मोलर, एम का मतलब है मोलर। अब तुम्हें बताया अपने नॉर्मल व्यक्ति के 32 दांत हैं, एक जबड़े में 16 और दूसरे में 16, दोनों जबड़ों में मिला के 32 दांत। तो नॉर्मल जो दांत होते हैं ना बच्चों, नॉर्मल जो दांत होते हैं वो देखना क्या है सीन। तो जो नॉर्मल दांत होते हैं ना उनका फार्मूला है 21-23, 21-23, ये नॉर्मल दांत है अपने। होते हैं क्या है, जो इंसीजर होते हैं ये दो लेफ्ट में होते हैं, दो राइट में होते हैं। कैनाइन एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। प्रीमोलर दो लेफ्ट में होते हैं, दो राइट में होते हैं। और मोलर तीन लेफ्ट में होते हैं, तीन राइट में। तो एक जबड़े के 16 दांत हैं ये। इस लाइन का मतलब है एक जबड़े में चार दांत तो इंसीजर हैं, अगले चार दांत अपने इंसीजर हैं, दो लेफ्ट में और दो राइट में। इंसीजर के बाद एक एक दांत कुत्ते जैसा दांत वो कैनाइन है। और परीमोलर और मोलर अपनी जाड़ है, ये परीमोलर लंबी ज्यादा है, चौड़ी कम है। मोलर लास्ट लास्ट की जाड़ है बच्चों। तो सबसे ज्यादा मोलर जाड़ होती है, एक जबड़े में 6, दोनों में मिला के 12। ये तो नॉर्मल दांत है। 21-23 याद रहेगा, 21 रुपए सुगुन के दे दिए, 2 रुपए और करके 23, या ये याद रखो पहले 2 लिखा सर, फिर 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला है नॉर्मल दांतों का। अब दूध के दांतों में क्या होता है, ये अगला 21 तो रहेगा, 21 तो रहेगा, सगुन के 21 तो हटाने नहीं अपन, 21 तो रहेगा, लेकिन 23 की जगह 02 हो जाएगा, ठीक है। 2102 ये दूध के दांतों का फार्मूला है। तो दूध के दांतों में इंसीजर दो लेफ्ट में दो राइट में, कैनाइन एक लेफ्ट में एक राइट में, परीमोलर 0 लेफ्ट में 0 राइट में, और मोलर दो लेफ्ट में दो राइट में। यानी जो ये परीमोलर जो अपने जाड़ हैं ये दूध के दांतों में नहीं आती। और जो मोलर होती है नॉर्मल अपनी 3 लेफ्ट में 3 राइट में होती हैं, लेकिन दूध के दांतों में दो दो आती हैं, लास्ट वाली एक एक नहीं आती, जिन्हें अपन अकल जाड़ कहते हैं, विजडम टीथ। तो जो ये परी मोलर हैं ये तो पूरे नहीं आते, 3 3 होने चाहिए, लेकिन दूध के दांतों में दो दो आते हैं, आते तो हैं लेकिन परी मोलर आते ही नहीं है। अब बात समझे? तो ये फार्मूला याद रखना, नॉर्मल दांतों का फार्मूला है 21-23, और बटे में दो दो कर देना लेफ्ट राइट में, और दूध के दांतों का फार्मूला 2102। तो यहाँ पे मोलर परीमोलर नहीं होते दूध के दांतों में। क्या? ठीक है भाई, क्लास में थोड़ा सीरियस रहा करो। ऐसा भी हो सकता है मैं तुम्हें ब्लॉक करवा दूं और तुम्हारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, ठीक है। फिर तुम कहोगे एक छोटी सी लव स्टोरी। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करोगे नौकरी लगेगी, सब कुछ तुम्हारे पीछे भागा भागा आएगा। तो काबिल बनो। 3 इडियट मूवी देखी है ना तुमने? मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, तो ये क्वेश्चन भी कर लिया ना अपन ने। तो ये आरबीसी कहाँ नष्ट होंगी? चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन कर रहे थे हम, इसका आंसर नहीं किया ना हमने, ये क्वेश्चन बता दो। बताओ भाई।
क्या आंसर आ गया? सी। पुरानी और लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं बच्चों? तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, सी नहीं आएगा, डी आएगा। बोन मैरो में तो लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, ठीक है। बोन मैरो में तो निर्माण होता है इनका, निर्माण। बोन मैरो में तो निर्माण होगा, तो नष्ट होंगी ये प्लीहा के अंदर। तुमने क्वेश्चन नहीं सुना, लाल रक्त कणिकाओं की कब्र किसे कहते हैं? तो प्लीहा, प्लीहा के अंदर लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं, सप्लिन, ठीक है। सप्लिन के ऊपर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पे है ये सप्लिन? अपने पेट के थोड़ा ऊपर जाके 150 ग्राम का सप्लिन होता है बच्चों, ठीक है। तो प्लीहा आंसर आएगा। इसे, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बच्चों इसे क्या कहा जाता है प्लीहा को? एक तो इसको कहा जाता है ब्लड बैंक, क्योंकि ये हमारी ब्लड कोशिकाओं को स्टोर करके लगता है, ब्लड बैंक, ठीक है। और क्या कहते हैं इसे? आरबीसी की कब्र कहते हैं, आरबीसी की कब्र कहते हैं। आरबीसी की कब्र भी से कहा जाता है क्योंकि आरबीसी यहाँ नष्ट होती है। और जो डेंगू रोग होता है ना, डेंगू, डेंगू रोग में भी यही प्रभावित होता है बच्चों, प्लीहा को ही प्रभावित करता है डेंगू रोग, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कहाँ है ये, कहाँ पे है, तो जरा सा ध्यान से देखो। ये देखो, ये इमेज देखो एक बार, दिखाई दे रही है ये इमेज? हाँ, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो अपना जो ये पेट, या मेरा पेट है, इस पेट से थोड़ा सा ऊपर यहाँ है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी लोकेशन देखो, यहाँ पे इसकी लोकेशन देखो, ये है, ये देखो ये वाला, और ये आपका सप्लिन है। और लगभग 150 ग्राम इसका वजन होता है भाई। अगर इसका वजन पूछ लेना तो 150 ग्राम के करीब इसका वजन होता है, ठीक है। तो ये हमारी ब्लड कोशिकाओं को स्टोर करके रखता है, इसीलिए ब्लड बैंक भी इसे कहा जाता है। और प्लेटलेट्स भी इसके अंदर स्टोर होती हैं, और आरबीसी भी इसके अंदर स्टोर होती है। जब व्यक्ति को डेंगू नामक बीमारी हो जाती है ना, तो डेंगू का जो वायरस होता है, वायरस से होता है डेंगू, और उस वायरस को हमारे शरीर में मच्छर पहुंचाता है। तो ये क्या करता है, इस प्लीहा के अंदर जाके प्लेटलेट्स को नष्ट करना शुरू कर देता है। हाँ, 150 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। इसका काम क्या है? आरबीसी को रिसाइकल करता है ये, यानी आरबीसी इसी के अंदर क्या होती है, रिसाइकल होती है। जैसे आरबीसी मर गई तो इसी के अंदर क्या होगा, रिसाइकल होगा, ठीक है। और ये जो क्या करता है, ब्लड सेल्स को स्टोर करके रखता है, खून को हमारे स्टोर करके रखता है। मेन काम इसका ये है। तो ब्लड को स्टोर करना इसका मेन काम है, ब्लड को स्टोर करना। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ, मादा मच्छर से डेंगू, सारे जो एडीज मच्छर से होता है, लेकिन जो मच्छर काटते हैं ना वो मादा ही होते हैं। नर मच्छर तो काटते नहीं है, नर तो बेचारे शरीफ होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो ब्लड कह रहा है भाई, मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो वाटर का बैलेंस बनाता है, वाटर का संतुलन बनाता है। तो वाटर का संतुलन बनाने का मेन काम सभी को पता होगा, किडनी का है बच्चों। किसका है? किडनी का। तो किडनी का क्या काम होता है? एक्स्ट्रा पानी होगा अपनी खून के अंदर तो किडनी फिल्टर कर देगी, कमी पड़ेगी तो किडनी से पानी को हम रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। तो वाटर का बैलेंस बनाने का काम किसका है भाई? किडनी, ठीक है। 2 किडनी है अपनी, एक 60 से 80 ग्राम वजन होता है एक किडनी का, 60 से 80 ग्राम वजन होता है एक किडनी का, और 2 किडनी है अपनी भाई, ठीक है। साइज में सेम के दाने जैसी किडनी दिखती है, और ठीक है। तो जो इसका साइज होता है, साइज जो इसकी लंबाई की बात करूं तो 12 से 15 सेंटीमीटर लगा के चलो, इतनी लंबी होती है। तो यहां तक की बातें हमने आज कर ली है। तो ये क्लास बच्चों यहीं तक रहेगी, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो किसी की कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।